पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश खबरों का साप्ताहिक डोज में। इस बुलेटिन में बात होगी उन खबरों की जो हफ्ते भर सुर्खियां बनी रही, वो खबरें जो ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई, वो छोटी खबरें जो खबरों की भीड़ में कहीं गुम हो गई। साथ ही उन खबरों की भी बात होगी जिनका सीधा सरोकार आपसे है, जो खबरें आपके काम की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास एपिसोड। आइए अब आपको बताते हैं साप्ताहिक डोज में हफ्ते की किन बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों को मेगा सौगात दी गई, इस पर चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर को हेल्थ स्कीम का तोहफा भारत सरकार की तरफ से दिया गया। 29 दिसंबर को सरकार संग किसानों का मंथन होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा डीडीसी चुनाव में कमल खिलाफ, इस पर भी बातचीत होगी। सिसोदिया का बीजेपी को जो चैलेंज दिया गया उस पर भी चर्चा करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया। बीजेपी के मिशन बंगाल की भी बात करेंगे, जिसके लिए पूरी तरीके से जोश भर चुकी है बीजेपी। कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा घातक है या नहीं, इससे आपको कितना सचेत रहने की जरूरत है, चर्चा इस पर भी होगी। मेलबर्न टेस्ट में भारत को जो बढ़त हासिल हुई है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। वहीं जेल में हाफिज सईद की जिंदगी कटेगी, चर्चा इस बात पर भी करेंगे। सर्दी में जरा संभल कर आपको रहना है, इसके बारे में भी तमाम जानकारियां जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर एक महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बटन दबाकर जारी कर दी। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए तत्काल रूप से ट्रांसफर हो गए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। अरुणाचल के किसान के साथ संवाद करते हुए मोदी ने कहा, कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। इतना झूठ बोल रहे हैं। मोदी ने कहा, किसानों के जीवन में खुशी हम सभी के जीवन में खुशी बढ़ा देती है। मुझे आज तक इस बात का अफसोस है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है। विपक्ष पर हमला करते हुए मोदी ने कहा, स्वार्थ की राजनीति करने वालों को जनता बहुत बारीकी से देख रही है। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो दल यहां किसान के नाम पर दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने में लगे हैं, देश के अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हैं। जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर उन्होंने बंगाल को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया, ये सारा देश जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इन दलों से पूछता हूं कि यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हो, जरा केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, केरल में यह व्यवस्था शुरू कराने के लिए आपके पास समय नहीं है। क्यों आप लोग दोगली नीति लेकर चल रहे हो? वहीं पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के निवासियों को हेल्थ स्कीम का तोहफा दिया। इस आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत योजना का फायदा जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। पीएम मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत योजना के लाभार्थियों को ई कार्ड वितरित किया। मोदी ने कहा, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। सेहत स्कीम अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर को अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हाल ही में हुए डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस जीत के लिए पीएम ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बधाइयां दी और सुरक्षा बलों की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी बधाई देता हूं।
जिला विकास परिषद के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा। जम्मू कश्मीर के प्रशासन और सुरक्षा बलों ने जिस प्रकार से चुनाव का संचालन किया और सभी दलों की तरफ से ये चुनाव बहुत ही पारदर्शी हुआ, ये जब मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत गर्व होता है। जम्मू कश्मीर में इन चुनावों ने ये भी दिखाया कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। गरीब से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब पंचायतों का दायित्व काफी बड़ा है। जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में बिजली पहुंची, जहां के गांव खुले में शौच मुक्त हो गए। कोरोना के दौरान भी यहां जम्मू कश्मीर में करीब 18 लाख सिलेंडर रिफिल कराए गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए। वहीं कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों ने केंद्र सरकार से 29 दिसंबर को बैठक करने का फैसला किया है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर मंगलवार को बातचीत करने की बात कही और साथ ही चिट्ठी में किसानों की मांगों को भी स्पष्ट कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान नेताओं ने लिखा कि केंद्र सरकार के 24 दिसंबर 2020 को मिले पत्र के जवाब में किसानों की ओर से चिट्ठी भेजी जा रही है। किसानों ने लिखा, अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छुपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की है और सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की थी। किसानों ने आगे लिखा कि आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं कि सरकार किसानों की बात को आदरपूर्वक सुनना चाहती है। अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले वार्ता में हमने क्या मुद्दे कैसे उठाए हैं इसके बारे में गलत बयानी ना करें और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें। चूंकि आप कहते हैं कि सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दे पर वार्ता करने को तैयार है, किसानों ने बैठक का एजेंडा तय करते हुए शर्तें लिखी। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि तय हो, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान किए जाए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद नए जम्मू कश्मीर में हुए पहले डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन और भाजपा में कांटे की टक्कर रही। जम्मू संभाग में भाजपा तो कश्मीर घाटी में गुपकार गठबंधन ने परचम लहराया। भाजपा ने पहली बार घाटी में कमल खिलाया। चुनाव में कांग्रेस का पहले से बेहतर प्रदर्शन रहा, जबकि नवगठित जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी खाता खोलने में सफल रही। बड़ी तादाद में निर्दलियों ने जीत दर्ज की। कई दिग्गज तथा उनके परिवार वाले चुनाव हार गए। डीडीसी चुनावों में भाजपा 74 सीटों के साथ सबसे आगे रही। गुपकार गठबंधन में शामिल नेता को 67, पीडीपी को 27, अपनी पार्टी को 12, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 8, पीपल्स मूवमेंट को 3 सीटें मिली। इसी तरह कांग्रेस 26, बसपा 1 व पैंथर्स 1 सीट जीतने में सफल रही। निर्दलियों ने 39 सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने जिला परिषद चुनाव को लेकर कहा कि यह मोदी के विजन की जीत है। चुग ने कहा कि जिस बड़ी तादाद में लोगों ने चुनाव में हिस्सेदारी की, उससे भी संकेत मिल रहा था कि आवाम ने आतंकवाद को खारिज किया और अब वे घाटी में सियासत का नया अध्याय चाहते हैं। डीडीसी चुनाव परिणाम पर भाजपा नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी शुरू करने के फैसले का संकल्प है। सबसे बड़ी उपलब्धि जहां तक भाजपा की बात है, उसमें जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र में अपनी स्वीकार्यता स्थापित की है। मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में सुबह 9 बजे मतों की गिनती का काम शुरू हुआ। मतगणना स्थल से 100 मीटर की दूरी में किसी को भी रुकने नहीं दिया गया। ड्रोन से निगरानी की गई। प्रत्याशियों ने भी मतगणना स्थलों का दौरा कर प्रक्रिया की जानकारी हासिल की। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रदेश दौरे के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मनीष सिसोदिया और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सूबे में विकास और कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर बहस पर खुली चुनौती दी। बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मैंने 5 सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यूपी आकर कुर्सी लगाकर झूठ बोलकर
और नौटंकी कर कर चले गए, लेकिन जवाब उन्होंने भी नहीं दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने आगे कहा, यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट कराए गए। दिल्ली सरकार बताए कि उन्होंने कितने टेस्ट कराए। केजरीवाल के पूर्वचलियों को लेकर दिए गए बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ने का मंसूबा रखती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताना होगा कि क्या उन्होंने पूर्वांचलियों का अपमान किया है या नहीं। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट लेकर दिल्ली आते हैं और 5 लाख का कोविड इलाज कराकर चले जाते हैं। उनके इस बयान पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी। यह नहीं, यूपी सरकार ने 2 यूनिवर्सिटी और 52 मेडिकल कॉलेज खोले हैं और इसके बाद उन्होंने दिल्ली सरकार पर एक और सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि दिल्ली सरकार बताए कि उसने कितनी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज खोले। यहां वक्त है ब्रेक का, वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हफ्ते की और 5 बड़ी खबरों के बारे में। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्ता होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो खबरों का साप्ताहिक डोज। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान सबसे पहले शाह ने कोलकाता स्थित रामकृष्ण मिशन में जाकर स्वामी विवेकानंद को नमन किया। इसके बाद वो एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। शाह के कोलकाता पहुंचने के बाद से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई। खुदीराम बोस और रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद को नमन करने के बाद शाह ने सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अमित शाह ने बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल बीजेपी के चीफ दिलीप घोष ने पश्चिमी मिदनापुर के बेलीजुरी गांव में किसान के घर लंच किया। शाह के स्वागत के लिए किसान के घर पर तैयारियां चल रही थी। परिवार के लोगों ने घर की लिपाई पोताई पर अच्छे से खर्च कर उसे सजाया था। स्वागत के लिए मिट्टी के घर की दीवार पर स्वागत वाली कलाकृतियां भी बनाई थी। रामकृष्ण मिशन विजिट के बाद शाह मिदनापुर में सिद्धेश्वरी काली के मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किया। अमित शाह का यह दौरा ऐसे समय में रहा जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बगावत के दौर से गुजर रही थी। शाह के दौरे से पहले टीएमसी में इस्तीफे का दौर चल रहा था। ममता के खास और पूर्व परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। विधायकी छोड़ने के एक दिन बाद शुभेंदु ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। वहीं भारत ने मेलबोर्न टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 82 रनों की बढ़त ले ली। भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 267 रनों के साथ जीत हासिल की। इस मैच में भारत की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे नाबाद 104 रन बनाकर खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा 40 रन बनाकर नाबाद रहे। बारिश के कारण दिन का खेल जल्दी खत्म कर दिया गया। रहाणे 200 गेंदों का सामना कर 12 चौके लगा चुके हैं। वहीं जडेजा ने अभी तक 104 गेंदें खेली और 1 चौका ही मारा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रनों पर ढेर कर दिया था। मेहमान टीम ने दिन की शुरुआत 1 विकेट के नुकसान पर 36 रनों के साथ की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 2-2 विकेट लिए। अजिंक्य रहाणे ने मेलबर्न में कप्तानी पारी खेलते हुए धांसू शतक जड़ा।
तो मेलबोर्न टेस्ट में बैकफुट पर रही ऑस्ट्रेलिया की टीम, रहाणे का शतक देखने को मिला और 82 रनों से टीम लीड कर रही थी। वहीं ब्रिटेन में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन अब दुनिया के कई देशों में फैलता नजर आ रहा है। इससे पहले साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए स्ट्रेन के कई मामले देखने को मिले। अब फ्रांस में इसका पहला मामला सामने आया। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट ने इसकी जानकारी दी। फ्रांस के जिस शख्स में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया वो हाल ही में ब्रिटेन से लौटा था। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1.5 लाख के पार पहुंच गई, जिसमें से 1,47,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब हालात में काफी तेजी से सुधार हो रहा है। कोविड के नए मामलों में कमी आने के साथ कोरोना मरीजों के ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 97 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब भी 2,81,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 95.67% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,272 नए केस सामने आए, जबकि 251 कोरोना मरीजों की मौत हुई। वहीं इस दौरान 22,274 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह 8 बजे तक का जारी कोरोना का आंकड़ा यही रहा। तो दुनिया भर में कोरोना के नए स्ट्रेन से खलबली मच गई है और अब लोग समझ नहीं पा रहे कि उन्हें इस नए स्ट्रेन से कैसे बचना है। हालांकि हमने जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए जो तमाम पहल आप कर रहे थे, बचाव के लिए जो तमाम आप प्रिकॉशंस ले रहे थे, वही आपको लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के ऊपर अपनी धरती पर पल रहे आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव बना हुआ है। इसी कारण पाकिस्तानी आतंकवाद रोधी अदालत ने टेरर फाइनेंसिंग मामले में इस वैश्विक आतंकी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। आतंकी संगठनों को पैसा मुहैया कराने के 4 अलग अलग मामलों में सईद को पहले ही 21 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। माना जा रहा है कि हाफिज सईद को अब आतंकी वित्तपोषण के इन 5 मामलों में लाहौर के को लखपत जेल में 36 साल की कुल सामूहिक सजा को काटना पड़ेगा। 5 मामलों में मिली सजा एक साथ चलेगी। माना जा रहा है कि 70 साल के हाफिज सईद की बाकी बची हुई जिंदगी अब जेल में ही कटेगी। अदालत ने जमात उल दावा के खिलाफ 41 केस दर्ज किए हैं, जिनमें से अभी 25 मामलों में ही फैसला आया। पाकिस्तान को फरवरी में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक में ग्रे लिस्ट से बाहर आना है। इसलिए ही वो दिखावा करने में जुटा है कि उसने आतंक के खिलाफ कितने कदम उठाए हैं। अक्टूबर में हुई FATF की पूर्णकालिक बैठक में भी पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ काम न करने पर ग्रे लिस्ट में ही रखने पर सहमति बनी थी। FATF ने कहा था कि पाकिस्तान ने उसकी 27 कार्य योजनाओं में से केवल 21 को ही पूरा किया। इनमें भारत में वांछित आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई न करना भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ठंड की। धीरे धीरे उत्तर भारत प्रचंड ठंड की चपेट में आ रहा है। बीते एक हफ्ते में यूपी में ठंड के बीते 5 सालों के रिकॉर्ड टूट गए। घने कोहरे और धुंध के चलते सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है और हर साल सर्दी में सड़क हादसों की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते दर्जनों गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। आगरा में कंटेनर की टक्कर में एक कार में आग लगने से 5 लोग जिंदा जल गए। संभल में बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की जान चली गई। कोहरा बढ़ते ही सड़क हादसों में इजाफा हो जाता है। खास बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस हादसों को लेकर गंभीर नहीं दिखती। हादसे की एक बड़ी वजह हाईवे साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर और ब्लिंकर्स की कमी है। साथ ही लापरवाही और ओवर स्पीड से गाड़ी चलाना भी इन वजहों में शामिल है।
रोड सेफ्टी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हर साल ट्रैफिक अभियान के तहत ड्राइविंग के तरीके और नियम कानून बताए जाते हैं, बावजूद इसके सड़क हादसों पर लगाम दिखती नहीं है। परिवहन विभाग और सरकार ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए वक्त वक्त पर अभियान चलाए, लेकिन लोगों की थोड़ी सी लापरवाही खुद और दूसरों की जान पर भारी पड़ जाती है। ऐसे में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए कैसी कार्यप्रणाली हो और कैसे उसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो मौसम विभाग के अनुमान की अगर बात करें तो ठंड अभी आगे भी और बढ़ेगी। ऐसे में आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप सड़कों पर जा रहे हैं तो तमाम एहतियात बरतें और ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव टुडे के साथ।